ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। अ, मतलब जब हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कोई मेज हो या कुर्सी, तो देखने में वो एकदम शांत और ठोस लगती है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम बेजान सी लगती है। सही कहा, बेजान। हमारा दिमाग कहता है कि ये बस एक रुकी हुई चीज है। लेकिन अगर हम विज्ञान के नजर से देखें, तो इस वक्त उस मेज के अंदर अरबों खरबों कण, मतलब पार्टिकल्स, एक दूसरे से भयानक स्पीड में टकरा रहे हैं। वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। आई मीन लिटरली लगातार, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। एग्जैक्टली असल में वो मेज एक मोशन से भरी हुई जगह है। तो हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो सुबह की कॉफी हो, हवा हो, पेड़ पौधे हों, या फिर हम इंसान खुद, ये सब एक ही बुनियादी चीज से बने हैं, जिसे हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा का हमारा मिशन यही है। हम अपने सोर्स नोट्स का इस्तेमाल करके ये समझेंगे कि ये मैटर आखिर काम कैसे करता है, और हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हम हर वक्त मैटर की एक महासागर में तैर रहे हैं, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता। स्कूल के दिनों से हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज को मैटर कहलाने के लिए ना 2 टेस्ट पास करने होते हैं। हाँ, वो मास और वॉल्यूम वाला, राइट? बिल्कुल, उसका मास होना चाहिए यानी वजन, और उसका वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब वो जगह घेरती हो। अब देखिए, पत्थर या पानी के मामले में तो ये बहुत साफ दिखता है। अगर हम एक पानी से भरे ग्लास में पत्थर डालते हैं, तो पानी छलक कर बाहर गिर जाता है। हाँ, क्योंकि पत्थर ने अपनी जगह बनाई और पानी को हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट है ना। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहानी तब घूमती है जब हम हवा की बात करते हैं। वही तो मैं सोच रहा था, मतलब ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, पर जब बात हवा की आती है तो चीजें थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगने लगती हैं, क्योंकि हम हवा को तो देख नहीं सकते, हम उसमें से बिना किसी रुकावट के गुजर जाते हैं। तो हवा मैटर कैसे हुई? ये एक बहुत कॉमन डाउट है, लेकिन सच ये है कि हवा भी मैटर है। सोर्स नोट्स में एक बड़ा पुराना और क्लासिक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अगर आप एक तराजू पर एक हवा से भरी हुई फुटबॉल रखें और दूसरी तरफ एक बिना हवा की पिचकी हुई फुटबॉल रखें। ओह, तो हवा वाली फुटबॉल भारी होगी। हाँ, वही तो। ये साबित करता है कि हवा का अपना एक मास होता है। अगर हम इस बात को थोड़ा और गहराई से सोचें, तो हम असल में गैस के भारी भरकम पार्टिकल्स के एक घने समंदर के बीच चल रहे हैं। ये पार्टिकल्स लगातार हमारे शरीर से टकराते हैं, लेकिन हमें फील नहीं होता, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन ही उस तरीके से हुआ है। हम उस प्रेशर के आदी हो चुके हैं। सही बात है। यही विज्ञान की खूबसूरती है। जो चीजें हमें सबसे ऑर्डिनरी लगती हैं, उनके पीछे के नियम उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। वैसे सोर्स नोट्स में मैटर को समझने के 2 असूल बताए गए हैं, केमिकल और फिजिकल, राइट? केमिकली तो वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वाला पार्ट हो गया। हाँ, केमिकली चीजें किन तत्वों से बनी हैं, वो एक अलग विषय है। पर आज हमारा पूरा फोकस मैटर के फिजिकल स्टेट्स पर है, यानी चीजें बाहर से कैसा बर्ताव करती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस। और इसको समझने के लिए हमें मैटर के अंदर बहुत गहराई में मॉलिक्यूलर लेवल पर जूम इन करना पड़ेगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के प्लॉट जैसा है। ये थ्योरी बताती है कि अगर किसी भी मैटर को लगातार छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, तो अंत में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बचेंगे, वो कभी शांत नहीं बैठते। कभी नहीं, उनमें हमेशा मोशन होता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो लगातार मूव कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर एक एनर्जी होती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पिलर है। कोई चीज सॉलिड बनेगी, लिक्विड बनेगी या गैस, ये ऐसी रैंडम नहीं होता। ये असल में 2 ताकतों के बीच चल रही एक लगातार जंग, मतलब एक बैटल का नतीजा है। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स को दूर भगाना चाहती है। हाँ, और दूसरी तरफ है इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी पार्टिकल्स के बीच का वो आकर्षण बल या अट्रैक्शन जो उन्हें एक साथ चिपका कर रखना चाहता है। ये एक बहुत ही शानदार इमेजरी है। जब मैं इस काइनेटिक थ्योरी के नोट्स पढ़ रहा था, तो इससे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक डांस पार्टी का ख्याल आया। तो चलिए इसे एक एनालॉजी की तरह डिकोड करते हैं। ओ, डांस पार्टी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मान लीजिए कि मैटर एक बड़ा सा डांस फ्लोर है, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उस पर डांस कर रहे लोग हैं। अब इस पार्टी के नियम 3 बातों पर टिके हैं। पहला नियम है इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी डांस करने वाले लोगों के बीच कितनी दूरी है। समझ रही हूँ।
दूसरा है इंटर पार्टिकल फोर्स, मतलब क्या उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ है या वो अलग अलग फ्री स्टाइल डांस कर रहे हैं। और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी, यानी पार्टी में बज रहे म्यूजिक का टेम्पो कितना तेज है और लोग कितने जोश में डांस कर रहे हैं। वाह, ये एनालॉजी तो सच में बहुत सटीक है। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये सीधे तौर पर मैटर के 3 अवतारों मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के मैकेनिज्म को समझा देती है। देखिए, अगर इस डांस पार्टी में म्यूजिक बहुत धीमा है यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो लोग ज्यादा हिलडुल नहीं पाएंगे। राइट, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। बिल्कुल। उनके बीच का जो अट्रैक्शन है यानी इंटरपार्टिकल फोर्स वो हावी हो जाएगा। वो एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेंगे और एक फिक्स्ड पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। उनके बीच की जगह यानी इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे कम हो जाएगी। बस यही सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, वो बस अपनी ही जगह पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और आई थिंक इसका सीधा असर ये होता है कि सॉलिड्स का एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक लकड़ी का ब्लॉक अगर जमीन पर रखा है तो वो वैसा ही रहेगा। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात जो इस थ्योरी से निकल कर आती है वो है कंप्रेसिबिलिटी का ना होना। मतलब हम सॉलिड्स को दबाकर छोटा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। एग्जैक्टली। उनके पार्टिकल्स पहले से ही एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके बीच कोई खाली जगह बची नहीं है। अगर हम उन्हें और पास लाने की कोशिश करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी पीछे ढकेलेंगे। इसलिए सॉलिड्स इतने रिजिड होते हैं और वो पानी की तरह बहते नहीं हैं। सही कहा। अब अगर उसी डांस पार्टी में थोड़ा म्यूजिक का टेम्पो बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? लोगों के अंदर एनर्जी बढ़ेगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वो अपनी जगह पर सिर्फ खड़े होकर वाइब्रेट नहीं करेंगे, अब थोड़ी बहुत मूवमेंट शुरू हो जाएगी, थोड़े थुमके लगेंगे। हाँ, और इस मूवमेंट की वजह से उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगेगा। वो हाथ तो पड़े रहेंगे लेकिन अब पकड़ थोड़ी ढीली हो जाएगी। उनके बीच का स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। बस ये अवस्था लिक्विड स्टेट कहलाती है। लिक्विड्स का मैकेनिज्म वाकई बहुत यूनिक है क्योंकि कणों के बीच थोड़ी जगह बन गई है और पकड़ ढीली हो गई है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं। और इसी स्लाइडिंग प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड में फ्लूइडिटी आती है यानी उनके बहने की क्षमता। और इसीलिए वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहते हैं, जो कि पानी का एक बेसिक नेचर है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उनका अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में उन्हें डालो वो उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। 1 लीटर पानी को चाहे एक जग में रखें या एक बड़े टब में, वो रहेगा तो 1 लीटर ही है ना। बिल्कुल, क्योंकि उनके बीच का फोर्स अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर पूरी तरह अलग हो जाएं। वो अभी भी कनेक्ट तो है। राइट। लेकिन लिक्विड्स के बाद अगर हम उस स्टेज की बात करें जहां चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो जाती हैं, मतलब गैसेस। वो गैसेस तो एक अलग ही लेवल पर है। अगर हमारी डांस पार्टी में सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक या ईडीएम म्यूजिक बजा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी। लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे और पूरे डांस फ्लोर पर पागलों की तरह भागने लगेंगे। एकदम मॉश पिट जैसा माहौल हो जाएगा। हाँ, मॉश पिट। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इंटर पार्टिकल फोर्स को पूरी तरह से हरा देती है। पार्टिकल्स एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं और उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम हो जाता है। और आई थिंक इसी वजह से गैसेस का ना तो कोई शेप होता है जी और ना ही कोई वॉल्यूम। अगर एक छोटी सी शीशी में बंद परफ्यूम को एक बड़े कमरे में खोल दिया जाए तो वो परफ्यूम के पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैल जाएंगे। वो हर उस खाली जगह को भर देंगे जो उन्हें मिलेगी। बिल्कुल, वो फ्री हैं घूमने के लिए। यहाँ मुझे सोर्स नोट से गैस प्रेशर का वो हिस्सा बहुत ही रोचक लगा जो असल में हमारी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा आधार है। जब गैस के ये तेज गति वाले पार्टिकल्स भागते हुए किसी बर्तन या सिलेंडर की दीवारों से टकराते हैं तो ये लगातार एक प्रेशर पैदा करते हैं। वो बस हवा में तैर नहीं रहे हैं, वो करोड़ों की तादाद में दीवारों पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। और क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। राइट, उनको दबाया जा सकता है। एग्जैक्टली। ठोस या तरल पदार्थों के विपरीत गैस पर भारी दबाव डालकर उसको एक बहुत छोटी जगह में समेटा जा सकता है। एलपीजी और सीएनजी गैसेस इसी सिद्धांत का सबसे बढ़िया और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। हाँ, हमारी रसोई में जो गैस इस्तेमाल होती है एलपीजी, वो प्राकृतिक रूप में एक बहुत बड़े कमरे जितनी जगह घेर सकती है, लेकिन भारी प्रेशर डालकर
उन बेकाबू कणों को जबरदस्ती एक दूसरे के करीब लाया जाता है, जिससे वो एक छोटे से लोहे के सिलेंडर में फिट हो जाते हैं। अगर गैस कंप्रेसिबल नहीं होती तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन आज के समय में लगभग नामुमकिन होता। बिल्कुल नामुमकिन होता। ये तो बात हो गई मैटर के 3 मुख्य रूपों की। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई मैटर हमेशा के लिए एक ही स्टेट में फंसा रहता है? तो जवाब है नहीं। मैटर लगातार अपना रूप बदलने की कला में माहिर है। इस प्रोसेस को इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और इस पूरे खेल के 2 मेन खिलाड़ी हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ये दोनों ही फैक्टर्स सीधे तौर पर उस जंग का नतीजा बदल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच चल रही है। हाँ, अगर हम टेम्परेचर यानी तापमान की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि मैटर के अंदर मौजूद उसी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है। जब हम बर्फ को, जो कि एक सॉलिड है, गर्म करते हैं यानी उसमें बाहर से हीट एनर्जी डालते हैं, तो बर्फ के कण उस एनर्जी को सोख लेते हैं और उनकी स्पीड और वाइब्रेशन बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि बर्फ के कणों के बीच मौजूद वो मजबूत बॉन्ड टूट जाता है। इसे हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं और फिर बर्फ पिघलकर लिक्विड पानी बन जाती है। और इसके ठीक उलट जब पानी को फ्रिज में रखा जाता है तो हम असल में उसकी हीट को यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो पार्टिकल्स शांत होने लगते हैं? हाँ, जब उनकी गति धीमी हो जाती है तो आकर्षण बल फिर से हावी हो जाता है और लिक्विड वापस सॉलिड बन जाता है। इसे फ्रीजिंग कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि पानी के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्रीज होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब लिक्विड को और ज्यादा हीट दी जाती है तो वो गैस बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी और बारीक बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का फर्क। ओह यस, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में। दोनों ही प्रोसेसेस में लिक्विड गैस में बदल रहा है, लेकिन दोनों के काम करने का जो मैकेनिज्म है वो एकदम अलग है। ये एक बेहतरीन पॉइंट उठाया आपने। विज्ञान में इसे बल्क फिनोमेना और सरफेस फिनोमेना का अंतर कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हाँ प्लीज, मैं यही चाहता था कि इसको थोड़ा सिंपल करें। बॉइलिंग एक बहुत ही तेज प्रोसेस है जो एक फिक्स तापमान पर होती है, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी उबलता है तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा नहीं बल्कि बर्तन के बिल्कुल नीचे मौजूद पानी के कण भी एक साथ गैस में बदलने लगते हैं और बबल्स बनकर ऊपर आते हैं। मतलब पूरा का पूरा मैटर बल्क में एक साथ रूप बदल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन एवेपोरेशन के लिए 100 डिग्रीज के उबाल की जरूरत नहीं होती। ये कमरे के तापमान पर बिना किसी बाहरी गर्मी के लगातार चलने वाली एक शांत प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लिक्विड की ऊपरी सतह यानी सरफेस पर होती है। एक ही स्पीड से मूव नहीं कर रहे होते। कुछ कणों की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ की कम। अब जो पार्टिकल्स पानी की बिल्कुल ऊपरी सतह पर होते हैं उन्हें आसपास के दूसरे कणों से लगातार धक्के लगते रहते हैं, जैसे बम्पर कार्स की तरह। हाँ, बिल्कुल बम्पर कार्स की तरह। और कभी-कभी किसी पार्टिकल को नीचे से एक ऐसा परफेक्ट धक्का मिलता है जिसे नोट्स में एक लकी बम्प कहा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी अचानक इतनी बढ़ जाती है कि वो पानी के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़कर हवा में उड़ जाता है। बस यही इवेपोरेशन है। ओह वाह, ये लकी बम्प वाली बात इवेपोरेशन को समझने का सबसे परफेक्ट तरीका है। और इसी वजह से फर्श पर गिरा हुआ पानी धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स को वो लकी बम्प मिलता रहता है। हाँ, ये प्रकृति का एक बहुत ही धीमा लेकिन बेहद जरूरी मैकेनिज्म है। सही बात है। तो अब तक हमने देखा कि रूप बदलने की एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। लेकिन साइंस हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलता। हमारे सोर्स नोट्स में एक ऐसा एक्सेप्शन दिया गया है जो इस पूरी सीक्वेंस को ही बाईपास कर देता है, और वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वो प्रोसेस है जहां एक सॉलिड लिक्विड बने बिना सीधे गैस में बदल जाता है, और इसका उल्टा भी होता है जहां गैस सीधे सॉलिड बन जाए, जिसे हम डेपोजिशन कहते हैं। जिसका सबसे आम उदाहरण हमारे घरों में होता है, जैसे कपूर या नैफ्थलीन की गोलियां। बिल्कुल, हम अक्सर देखते हैं कि कपड़ों में रखी नैफ्थलीन की गोलियां कुछ महीनों बाद बिना कोई दाग छोड़े या गीलापन पैदा किए पूरी तरह गायब हो जाती हैं। वो सॉलिड से सीधे गैस बनकर हवा में घुल जाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? कपूर या नैफ्थलीन पिघलकर पहले लिक्विड क्यों नहीं बनते? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे क्रिटिकल फैक्टर की तरफ ले जाता है, और वो है प्रेशर। हमने अब तक सिर्फ टेम्परेचर की बात की है, लेकिन मैटर की स्टेट तय करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे ऐसे समझते हैं,
कोई भी लिक्विड तभी वजूद में रह सकता है जब उसके ऊपर हवा का एक एडिक्वेट प्रेशर हो जो उन पार्टिकल्स को उड़ने से रोक कर रखे। कपूर या नाफ्थलीन के मामले में हमारे वायुमंडल का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना मजबूत नहीं होता कि वो गर्म होने पर उनके कणों को लिक्विड स्टेट में बांध कर रख सके। अच्छा, तो प्रेशर वीक पड़ जाता है। हाँ, इसलिए जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी हीट मिलती है वो लिक्विड की स्टेज को पूरी तरह स्किप कर देते हैं और सीधे गैस के रूप में आज़ाद हो जाते हैं। माइंड ब्लोइंग। और प्रेशर का ये खेल ड्राई आइस के मैकेनिज्म में और भी शानदार तरीके से नजर आता है। दोस्तों, ड्राई आइस असल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने नेचुरल फॉर्म में एक गैस है, लेकिन जब किसी एडवांस्ड लैब में उस गैस पर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर डाला जाता है, मतलब उसे ज़बरदस्ती एक छोटी सी जगह में धकेला जाता है, और उसके साथ ही उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरा दिया जाता है। राइट, तो वो गैस सीधे एक ठोस बर्फ में तब्दील हो जाती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। और इसको ड्राई इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर में लाकर रख दें तो वो पानी वाली बर्फ की तरह पिघलकर गीली नहीं होगी, क्योंकि कमरे का प्रेशर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बनाए रखने के लिए बहुत कम है। इसलिए वो सब्लिमेशन के जरिए सीधे गैस में बदलकर हवा में उड़ने लगती है। वो तो जो स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स या फिल्मों में हमें वो जमीन पर सफेद धुआं फैलता हुआ दिखाया जाता है, वो इसी ड्राई आइस के गैस में बदलने का असर होता है। एकदम सही पकड़ें, ये साइंस का मैजिक है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे साइंस का हर नियम हमारे आसपास किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। अब देखिए, स्कूल की किताबों में आमतौर पर मैटर की सिर्फ इन 3 स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तक ही बात सीमित रहती है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें और पूरे यूनिवर्स की बिगर पिक्चर को देखें तो कहानी बहुत आगे तक जाती है। सोर्स नोट्स के बिल्कुल आखिर में कुछ ऐसी जानकारी है जो पूरी तरह से किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है। हाँ, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में कंडीशंस हमेशा एक आम कमरे के टेम्परेचर या प्रेशर जैसी नहीं होती। जब कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं तो मैटर के नियम भी पूरी तरह बदल जाते हैं। और यहीं पर मैटर की चौथी और पांचवी स्टेट्स का जन्म होता है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये नाम ही कितने भारी लग रहे हैं। ये साबित करता है कि विज्ञान कभी रुकता नहीं है, ये लगातार चलती आने वाली एक खोज है। तो अगर हम प्लाज्मा को समझना चाहें तो हमें गैस से भी एक कदम आगे जाना होगा। गैस के पार्टिकल्स को अगर एक बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, जैसे कि हमारे सूरज या यूनिवर्स के दूसरे तारों के अंदर होता है, तो उन एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स टूट के अलग हो जाते हैं। बाप रे, ये इतनी भयानक एनर्जी वाली स्टेट है जहां मैटर एक चमकते हुए आयनाइज्ड सूप की तरह बर्ताव करता है। और आपको पता है, इस यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा जैसे तारे, नेब्यूला, ये असल में सॉलिड, लिक्विड या गैस से नहीं बने हैं, बल्कि प्लाज्मा से बने हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पर आता है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जिसे हम BEC भी कहते हैं। अगर प्लाज्मा बहुत ज्यादा गर्मी का नतीजा है तो BEC बहुत ज्यादा ठंड का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मैटर को एब्सोल्यूट जीरो यानी पूरे यूनिवर्स के सबसे कम संभव तापमान, जो करीब -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बिल्कुल करीब ले जाया जाता है, तो कणों की सारी काइनेटिक एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। मतलब वो जम जाते हैं एक तरह से। हाँ, वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और इतने शांत हो जाते हैं कि वो अलग अलग कण रहने के बजाय आपस में मिलके एक सुपर एटम की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ये मैटर की एक ऐसी स्टेट है जहां हमारी नॉर्मल फिजिक्स काम नहीं करती और क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब नियम लागू होने लगते हैं। ये जानकारी तो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देने वाली है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ रखें तो हमने एक अदृश्य हवा के भरे समुद्र से शुरुआत की थी, एक फुटबॉल के एग्जाम्पल से। हमने देखा कि कैसे काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच की एक साइलेंट जंग ये तय करती है कि कौन सॉलिड बनेगा, कौन लिक्विड और कौन गैस। हमने इवेपोरेशन के उस लकी बम्प को भी समझा, सब्लिमेशन के जरिए कपूर के गायब होने का मैकेनिज्म डिकोड किया और ड्राई आइस से लेकर प्लाज्मा के एक्सट्रीम स्टेट्स को भी जाना। सही में इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो कोई फिक्स चीज नहीं है। वो बस एनर्जी और अट्रैक्शन का एक टेम्परेरी बैलेंस है जो कभी भी बदल सकता है। एकदम सही।